हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 26 सितंबर का आपका सोशल साइंस और साइंस दोनों ही पेपर होने वाला है। फर्स्ट सिटिंग में आपका सोशल साइंस हो जाएगा और सेकंड सिटिंग में साइंस होगा। ये प्रोसेस हर स्कूल का अलग अलग हो सकता है, तो मैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको मात्र 40 का ही आंसर देना है। 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मात्र 40 का आंसर देना है। क्वेश्चन वन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? यानी कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग आखिर होता कौन है? तो हो जाएगा वृक्क हो जाएगा। मैं पहले ही बता दूं कि वायरल पेपर नहीं है, लेकिन आप इसे याद कर लेते हो ना, तो 30-35 तो आसानी से लड़ ही जाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये वायरल पेपर है ही नहीं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो वायरल पेपर के चक्कर में इस वीडियो को देखते रह जाएंगे। मैं कहता हूँ आप वीडियो को पूरा देखो और आप याद करके जाओ। क्यों आप वायरल पेपर के पीछे पड़े हुए हो? ऐसा तो बात नहीं कि इसमें अगर आप फेल मार देते हो तो आगे नहीं जा पाओगे, जाना तो है। तो क्यों ना हम रिस्क ले, और रिस्क इस कदर ले ताकि हम सबके सब क्वेश्चन याद करके दें। ऐसा रिस्क लेना चाहिए जो कि आप वहां पे भी आपको बेनिफिट होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है? तो ये हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो देखिए पुष्प का नर जननांग आखिर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 नंबर आप देख सकते हो। देखिए द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में होता है और लिस्मानिया में होता है। इन सभी में होता है, यानी कि इनमें से हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमीबा में भी, पैरामीशियम में और लिस्मानिया, इन तीनों में होता है द्विखंडन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक होते हैं तो युग्मक कैसे होते हैं? तो ये हमेशा द्विगुणित होते हैं, यानी कि हमेशा क्या होते हैं? डबल होते हैं। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, सोमैटोस्टैटिन है तो ये क्या हो जाएगा? तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ये क्या है? वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए 7 नंबर है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है, यानी सबसे ज्यादा विकसित भाग मानव मस्तिष्क का कौन सा होता है? तो होता है सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, देखिए मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए मूत्र की सांद्रता जो है ना, एडीएच पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? एडीएच पे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रंध्र का मुख्य कार्य है, यानी रंध्र का आखिर पौधों में क्या कार्य होता है? तो ये होता है गैसों का विनिमय करना, यानी गैसों का लेन देन करना। गैसों का लेन देन, यानी कि आप जानते हो CO2 को ग्रहण करेगा और O2 को बाहर निकालेगा। तो रंध्र का वही कार्य है, गैसों का विनिमय करना, यानी लेन देन करना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, देखिए 11 है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं तो ये क्या होते हैं? संवृत्त अंग होते हैं। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन में रहता है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं तो वो होते हैं संवृत्त अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, देखिए 12 है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन के कारण हमारे बॉडी का जो रक्त होता है ना, वो लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे बॉडी का रक्त जो होता है ना, वो लाल होता है। ठीक है। आगे देखिए, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है, यानी ऑटोसोम कितना जोड़ी पाया जाता है मानव में? तो ये पाया जाता है 22 जोड़ी। कितना जोड़ी पाई जाती है? 22 जोड़ी पाई जाती है। मानव में ऑटोसोम कितना जोड़ी होता है? तो 22 जोड़ी होता है। अगला देखिए, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन,
पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। यह क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 90% जल को पौधा बाहर निकाल देता है, मात्र 10% जल से ही अपने पूरा का पूरा कार्य करता है, और 90% जल को वो बाहर निकाल देता है पत्ता के माध्यम से। वो बहुत ऐसे भाग से निकालता है, ठीक है ना। तो ये से हम लोग कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, यानी इसका रंग आखिर कैसा हो जाता है? तो हो जाता है नीला हो जाता है। आयोडीन घोल को अगर स्टार्च में मिलाने पे क्या हो जाएगा? तो इसका रंग नीला हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 16 नंबर। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यानी दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे सिनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिनेप्स। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है गोबर छत्ता है। तो देखिए गोबर छत्ता आखिर क्या है? तो यह एक मृतोपजीवी है। क्या है? एक मृतोपजीवी है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, मृतोपजीवी है गोबर छत्ता। क्या है? मृतोपजीवी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्तिका भाग है। वर्तिका आखिर किसका भाग है? तो वर्तिका जो है ना, वह जायांग का भाग है। किसका भाग है? जायांग का भाग है वर्तिका, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दांत का कठोरतम भाग है। तो देखिए दांत का सबसे कठोर भाग क्या है? तो इनेमल है। कौन है? इनेमल है। और पूछ दे पूरे धरती पे सबसे ज्यादा कठोर भाग क्या है? तो वो हो जाएगा डायमंड, यानी हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42 होता है। ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। पूरे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा है। इसका अपर्तनांक क्या होता है? यानी हीरे का अपर्तनांक क्या होता है? 2.42 होता है। और पूरे हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग क्या है? तो वह इनेमल है। यानी दांत का सबसे कठोर भाग को या हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग को क्या हो जाएगा? इनेमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पे हमेशा कौन रहता है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर के बाद कौन होता है? दूसरा आखिर होता कौन है? तो हो जाएगा शाकाहारी। पहला जो होता है ना, वो उत्पादक करते हैं। पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। और उससे दूसरा पे कौन आ जाएगा? शाकाहारी, यानी उसे खाने वाले। तीसरा पे मांसाहारी आ जाएंगे। तो ये सभी आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। तो पहला पे स्वपोषी होते हैं जिसे उत्पादक कहते हैं। दूसरा शाकाहारी होते हैं जो उसे उपभोग करते हैं, नहीं खाते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे 21 नंबर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो देखिए बादल वाले दिन इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। किस दिन? बादल वाले दिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो देखिए लकड़ी तो होता है भाई, गैस भी होता है, कोयला भी होता है, यानी कि कौन हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा इनमें से नहीं है, ठीक है ना। जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। आगे देखिए 23 क्या कह रहा है? समजात अंगों का उदाहरण है। तो देखिए समजात अंगों का उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपात, बिल्कुल सही है। मानव दांत हाथी दांत, ये भी सही है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तार, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों सही है, इनमें से सभी। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? ऑल, सभी के सभी है। आगे देखिए क्या है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पराग कोश में होते हैं? देखिए पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होता है? पराग कण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है यहाँ पे, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण आखिर कौन कर रहा है? देखिए घास को गेहूं कैसे खा सकता है भाई? नहीं खा सकता है। और गेहूं को आम कैसे खा सकता है? नहीं, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखिए घास को बकरी खा सकती है और बकरी को मानव खा सकता है। तो ये हमारा पोषी स्तर पे
सुटेबल बैठ रहे, यानी आहार श्रृंखला का निर्माण ये कर सकता है। ये देखिए आप पीछे भी देख लो, बकरी को गाय पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। घास को मछली सपोज मान लेता है खाली, तो मछली को फिर बकरी कैसे खाएगी, नहीं खाएगी। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, यानी कि घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, यही आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ चेंज हो सकता है, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोच लेना। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फिलॉसफी जियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, लामार्क के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, लामार्क द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है यहाँ पे रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं। रेजिन और गोंद पर ये जान जाओ कि ये पौधे के वेस्टेड पदार्थ है, यानी पौधे के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना वही है। गोंद और रेजिन क्या है, पौधे के अपशिष्ट पदार्थ है। ये कहाँ पे एकत्रित होते हैं, गोटा होकर रहते हैं। तो ये पुराने जाइलम में एकत्रित रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर डी। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा अधिक प्रकाश की चाल कब होती है, तो वो हवा में होती है। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे देखिए कभी कभी देता है ना कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ पे होती है, तो निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे हवा न हो उसे निर्वात बोलते हैं। या फिर हवा में भी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, प्रकाश की चाल ही बहुत ज्यादा होती है। देखिए प्रकाश की चाल हम लोग पढ़े थे, लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है ना, हवा या फिर निर्वात में। हवा में भी और निर्वात में, हवा में थोड़ा सा अंतर पड़ता है, बट कोई नहीं, यही होता है। आगे देखो 29वां क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है। देखिए आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम्ब होता है। क्या होता है, कूलॉम्ब होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। अतिभारण बहुत ज्यादा जब वोल्टेज आता है ना, तो हमारे घर के जो भी ये वायर वगैरह होते हैं वो जल जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, अतिभारण के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। बढ़ जाता है जिसके चलते बहुत ऐसे जो ये मशीन वगैरह है वो जल उल जाते हैं। ठीक है, बॉल वॉल भी ये हो जाता है। आगे देखिए क्या है, 31 नंबर है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो देखिए ये विद्युत मोटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है, विद्युत मोटर में। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगाना सही होता है, तो होता है अवतल दर्पण इसमें लगाना सबसे बेहतर होता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक, यानी विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो वो काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। और देखिए जो लाल रंग का तार होता है ना उसे गर्म तार कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्म तार कहते हैं। जो हरा रंग का तार होता है उसे भू तार कहते हैं। यानी हम लोग को अपने घर में 3 कलर के तार लगवाने चाहिए। ठीक है ना, आप देखिए एक काला तार जिसे उदासीन तार के नाम से जाना जाता है, ठीक, लाल तार जिसे गर्म गर्म के नाम से जाना जाता है, और भू तार यानी कि हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 35 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए बैटरी से डीसी यानी डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। डायरेक्ट करंट जिसे बोलते हैं दृष्ट धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्ट धारा बोलते हैं। तो बैटरी से हमेशा याद रखिएगा दृष्ट धारा प्राप्त होता है। और वही पूछ दे कि जो हम लोग के यहाँ जो विद्युत आता है वो कौन सा होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है, जिसे एसी बोलते हैं, एसी यानी अल्टरनेट करंट बोलते हैं। और जो बैटरी से होता है उसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 है यहाँ पे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है जब सघन से विरल में जाए तो, यानी कि काफी ज्यादा जकड़ होगा उससे काफी ज्यादा फैलाव में जाए तो, यानी विरल में जाए तो क्या होगा। तो देखिए अपवर्तन कोण बड़ा होता है, यानी अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। देखिए समांग माध्यम प्रकाश करता है वो सरल रेखा में करता है। क्या करता है, सरल रेखा में करता है। अगला क्वेश्चन
लेंस, देखिए यहाँ पे है लेंस का सूत्र है, तो देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। और ये पूछे दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दर्पण सूत्र, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जब दर्पण पूछेगा तो ये वाला, और लेंस पूछेगा तो ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होते हैं, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो होता है लाल का, किसका होता है, लाल का। और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम किसका होता है, तो नीला का होता है। सबसे कम पूछे तो नीला हो जाएगा, और सबसे सॉरी नीला नहीं होगा ना, एक इसके लिए ट्रिक है, बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, पिनाला, देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। सबसे ज्यादा याद रखिएगा लाल, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। और ट्रिक क्या है, बैजानी पिनाला, ठीक है ना। तो इसमें सबसे कम किसका हो जाएगा, तो बैगनी का, सबसे ज्यादा लाल का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 40, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता होगी, तब जानबे करते हो P बराबर क्या होता है, 1/f। और देखिए 1 ऊपर आ गया, f का मान यानी फोकस दूरी क्या दिया है, 1 मीटर, तो 1, तो 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, यानी 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो इसका हो जाएगा 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ देखिए 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो निरूपित कौन नहीं करता है, तो I इंटू आर स्क्वायर, कौन नहीं करता है, I/R², ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, किसमें जोड़ा जाना चाहिए, 500 क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, किस क्रम में, 500 क्रम में जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, यानी कि मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण, मतलब किस वर्णक के कारण होता है पीला, तो हमें वो होता है यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नवीकरणीय नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अनवीकरणीय हमसे पूछा है, क्या पूछा है, नवीकरणीय नहीं है, यानी अनवीकरणीय हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पवन तो नवीकरणीय हो गया, जल नवीकरणीय हो गया क्योंकि इसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है, सूर्य भी नवीकरणीय होगा क्योंकि इसका भी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोल का बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो अनवीकरणीय कौन हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन किसका संचारित रोग है, संचारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी कि किसका रोग है, तो ये हो जाएगा एड्स, यानी लैंगिक जनन जो है ना वो संचारित रोग है एड्स का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, देखिए विद्युत का सुचालक आखिर होता कौन है, सल्फर नहीं होगा, ठीक है, उसी तरह से प्लास्टिक भी नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा, यानी विद्युत का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, तो पेंसिल में आप लोग देखे होंगे, पेंसिल में जो लगा होता है ना जिससे आप लोग लिखते हैं ब्लैक कलर का थोड़ा थोड़ा होता है, वो क्या होता है, सुचालक होता है, उससे यानी उससे करंट आ जा सकता है, ठीक है ना, तो विद्युत क्या होता है, सुचालक, आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, तो ये कवक हो सकता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक क्या हो सकता है, कवक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत उपकरण उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, ये किस में जोड़ा जाता है, भूतार में जोड़ा जाता है, इसका रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, पूरे भूतार का रंग कैसा होता है, हरा होता है, मैंने पीछे ही बताया है। आगे देखिए यहाँ पे आपका है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, यानी किसमें विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं, पंखा में तो करते ही है भाई, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, आप जब उसे फोड़ करके देखोगे तो दिखाई देगा, फोड़ना मत, मम्मी बहुत मारेगी तुमको। देखिए लेथ मशीन में भी होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए
दो हल्के नाभिकों के जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। जुड़ता है तो संलयन कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जुड़ेगा तो क्या कहेंगे? संलयन। और जब तो अलग अलग होगा तो कहेंगे विखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है यहाँ 51 नंबर। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? यानी आप उसे देखोगे ना तो वर्ग 14 का वह सदस्य है। किसका है? कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग 14 का सदस्य है, ठीक है। और कार्बन आप जन्म करते हो किसे? सी से सूचित करते हैं, और ये 6 नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। किस वर्ग का सदस्य है? तो 14 वर्ग का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। इसे एल्युमिनियम बोलते हैं, यानी एल हो जाएगा, इसे एल्युमिनियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। देखिए धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा, जो कि कमरे के ताप पे लिक्विड अवस्था में रहती है। और अधातु कह दे तो ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु कहे तो ब्रोमीन, अधातु कहे तो पारा, ठीक है। अब पारा का संकेत होता है Hg, और ब्रोमीन का होता है Br। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, कभी कभी संकेत ही दे देता है। ब्रोमीन को Br से सूचित करते हैं और पारा को Hg से सूचित करते हैं। ये धातु हो गया और ये अधातु हो गया, जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहते हैं, लिक्विड अवस्था में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 54 नंबर, सोडियम की संयोजकता क्या होती है? देखिए जब आपको टीचर पढ़ाया होगा सोडियम की संयोजकता, सोडियम एक आता है 11 पे, ठीक है, और इसे लिखते हैं Na से, ठीक है ना। अब इसकी संयोजकता पूछा है तो KLm। देखो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरा में 8, तो 2 8 10, तो कितना बच गया? 1। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। आगे देखिए क्या है, अगला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए यहाँ बोला है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2। जब जिप्सम का सूत्र पूछे तो CaSO4 इंटू 2H2O, और वही पूछे POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछे। क्या पूछे? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लो, काफी इंपोर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु का ऑक्साइड बोलेगा तो क्षारीय, और वही अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो वह अम्लीय होते हैं। अधातु कहेगा तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? देखिए नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी 3 होते हैं। कितना होता है? 3। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए सोडियम के ब्रांतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं? देखिए सोडियम के ब्रांतम कक्षा में अभी हम लोग देखे थे 2 8 1, सोडियम आता है 11 पे, 2 8 10 11। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 रहेंगे, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? देखिए कॉपर ही वह धातु है जिसके गलित गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है, यानी कॉपर हो जाएगा। यानी इसे तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तांबा कहते हैं, ठीक है ना। आपको यही बात पता होनी चाहिए, Cu से क्या होता है? कॉपर, यानी तांबा होता है। आगे देखिए यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, यानी कि मिल जाने वाला है, यह तत्व निम्नलिखित में कौन हो सकता है? तो कैल्शियम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ऐसे लिखते हैं Ca से होता है कैल्शियम, Ca से क्या होता है? कैल्शियम आता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है,
फेनोल्फथैलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है इसका, यानी क्षारीय माध्यम में फेनोल्फथैलीन सूचक का रंग कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। कैसा होता है, गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, यानी कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। 63 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए, निम्नांकित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बोलते हैं H2SO4, इसका पूरा नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और सूत्र यह होता है। निम्नांकित में कौन सा धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, कौन नहीं करता भाई, कॉपर नहीं करता है। जिंक करेगा तो जिंक सल्फेट बना लेगा, Mg करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, Al करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट बना लेगा, कॉपर नहीं करेगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए 64, निम्नांकित में धातुओं का युग्म है कौन है, यानी इसका युग्म आखिर है कौन, सोडियम और कैल्शियम। क्या हो जाएगा, सोडियम कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम कैल्शियम। यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है, हीरा अप्रूफ है कार्बन का, किसका अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ क्या है, हीरा, यानी सॉरी, हीरा किसका अप्रूफ है, कार्बन का, बात तो वही है। आगे देखिए, तांबा यानी कि कॉपर, यानी Cu, तांबा यानी कि कॉपर Cu की परमाणु संख्या होती है 29 पे आता है, कॉपर कितना पे आता है, 29 पर आता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भैया, टमाटर में पाया जाता है, और टमाटर का पीएच मान आपको भी याद होना चाहिए, 4.5 होता है। कितना होता है, 4.5। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखो, यहाँ पे है आपका 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, लोहा नहीं करती है, ठंडे गर्म जल से, मुझे तो इसमें डाउट लग रहा है, लोहा क्यों नहीं करेगा, कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, चलिए मान लेते हैं लोहा, मुझे चांदी लग रहा है, इजी लग रहा है। खैर आगे आइए, यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अमलगम है, अमलगम कौन है, Na और Hg, यानी सोडियम और पारा। क्या है, सोडियम और पारा, जिसमें पारा रहता है ना वो अमलगम हो जाता है, जिसमें एक कम से कम क्या होना चाहिए, पारा, वो अमलगम। देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, NaHg। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, देखिए सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, चांदी होता है, और इसे क्या कहते हैं, एजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एजी कहते हैं, यानी चांदी सबसे अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है, कौन विस्थापित कर सकती है, यानी कि सोना विस्थापित कर देता है, सोना का संकेत होता है Au। क्या होता है, Au से सोना बोलते हैं, और ये धातु जो है ना जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, 72 है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाएगी भाई, उपचयन कहलाएगी। यानी कि कोई भी तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है तो ये क्या कहलाते हैं, उपचयन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखिए अगला है, देखिए PbOH इंटू NO3 किस प्रकार का लवण है, ये क्षारीय लवण हो जाएगा, यानी कि क्षारकीय लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षारकीय लवण। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान एकदम याद रखिएगा 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। वही पूरे रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है 76 नंबर क्वेश्चन, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है, इसकी नई धारणा क्या है, कमी, देखिए पुनर्चालन और पुनर्उपयोग, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी किसी भी आप चीज को वेस्ट से बताना चाहते हो तो 3 अवधारणा अपना लो, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीथीन थैले के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए
जूट का थैला भाई इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। कपड़ा का थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही होगा पॉलिथीन का आप इस्तेमाल करो ला के फेंक दोगे, फिर गंदगी फैलेगी और उससे बहुत ज्यादा हमें हानियां होगी। और इसके बारे में चर्चा किया जाए तो इसका 1-2 घंटे का वीडियो बन सकता है। अगला है कागज का थैला, ये भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिथीन को छोड़ के। आगे आइए, इनमें सभी हो जाएगा। अगला 78 नंबर क्वेश्चन, कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? क्या पाया जाता है भाई? कोयला पेट्रोलियम में नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, सबके सब पाया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है? किसका होता है भाई? देखिए, बोरवेल का होता है और डगवेल का होता है। बोरवेल डगवेल का दोनों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है। मैं इसे बताने से पहले एक बात बता रहा हूँ, देखिए अब जो भी पेपर आएगा ना वो वायरल हो जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा तो मैं उसका वीडियो बना ही दूंगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक बार आप जा करके मेरे कहने पे चैनल को चेक करके, उसमें बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगी, वो भी आपको 5 सेकंड में उसका आंसर मिल जाएगा, तो आप एक बार देख लो। ठीक है, और चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब कर लो, मन ना करे तो भी कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19-22 के मध्य स्थित है? 19 और 22 के बीच में कौन से तत्व आते हैं? देखिए, कैल्शियम आता है 20 पे, एस्केडियम आता है 21 पे, तो 19 और 22 के बीच में क्या आएगा भाई? कैल्शियम आ जाएगा 20 पे, सी से कैल्शियम होता है, और एस्केडियम आ जाएगा 21 पे, तो क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखा दूं, इसे आप याद करके जाना, काफी अच्छा नंबर आप ला सकते हो। ठीक है ना, और मैंने पहले ही बता दिया कि वायरल पेपर बिल्कुल ही नहीं है। आगे देख सकते हैं आप। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे, बस खत्म।